दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2019 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र सेट फोर्थ अध्यावार व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र शिफ्ट सेकंड शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें आएगा फर्स्ट अधिगम कर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित है। इसकी व्याख्या में आ जाएगा अधिगम कर्ता व्यवहार की निम्नलिखित ऐसी विशेषताएं हैं जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित होती हैं। ए, विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। सी में आएगा विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। डी, विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। बोध स्तर या अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी सी मॉरिसन हैं। इस स्तर पर तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर सामान्यकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा सिद्धांत परिभाषाएं आदि को समझना। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत इत्यादि को समझना। अवबोध स्तर का मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। इसकी व्याख्या में वो सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट सेकंड नंबर सीखने के अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन बी है। इसमें आएगा अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना। इसकी व्याख्या में आएगा सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु अधिगम के अंतरण के लिए अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। शिक्षण कार्य का आयोजन किए जाने से अधिगम में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 3 नंबर निम्नलिखित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन। फिर इसकी व्याख्या में आएगा रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन परिविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो सतत रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं के गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव एवं गलतियों के निरंतर सुधार से करते हैं। इसकी फिर फोर्थ नंबर में निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है। इसका डी है कम त्रुटि दर उच्च सफलता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। इसमें आएगा त्रुटि की दर को कम करना अर्थात सफलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना प्रभावित शिक्षण व्यवहार का आधार होता है। प्रभावित शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षण कार्य को करते समय उन सभी व्यवहारों को कुशलतापूर्वक करता है जिससे छात्र अधिगम के उच्च स्तर की प्राप्ति हो सके। शोध अभिवृत्ति शोधकर्ता अपने शोध परिणामों को संप्रेषित करते समय गुणात्मक शोध विषय में हितधारकों के दृष्टिकोण को महत्व देता है। इसमें सम्मिलित होगा। फिर इसमें आ जाएगा शोध
अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति में आएगा शोध अपने शोध परिणामों को संप्रेषित करते समय गुणात्मक शोध विषय में हितधारकों के दृष्टिकोण को भी महत्व देता है। इसमें सम्मिलित होगा ऑप्शन सी है वास्तविक स्थिति का प्रकटन। जब शोधकर्ता अपने शोध परिणामों को संप्रेषित करते समय गुणात्मक शोध विषय में हितधारकों के दृष्टिकोण को भी महत्व देता है, ऐसी दशा में इसमें वास्तविक स्थिति का प्रकटन भी सम्मिलित होगा। फिर इसकी 6 नंबर इसमें निम्नलिखित में से किन शोध विधियों में अनुभविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है। इसमें आएगा इसका है व्याख्या सहित सी में आएगा नर जातीय विज्ञान अध्ययन, व्यष्टि अध्ययन विधि एवं वर्तंत परक विधि जैसे शोध विधियों में अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम विश्लेषणात्मक विवेचना के लिए विशेष रूप से आगमनात्मक पद्धति तथा अनुभाविक पद्धति का प्रयोग करता है। व्यवहारवादी उपागम राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार संदर्भित यथार्थताओं के व्यवहार परक विश्लेषण का अनुभाविक तरीका है। व्यवहारवाद की प्रकृति मुख्यतः अनुभाविक एवं क्रियात्मक दोनों हैं, जिसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, कल्पनाओं एवं आदर्शों के लिए जगह नहीं होती है। निम्नलिखित में से किन शोधों में संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श चयन विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है? यह है सर्वेक्षण शोध, परीक्षणात्मक शोध एवं सह संबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोधों में संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श चयन विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है। संभाव्यता प्रतिदर्श चयन पद्धति में इस धारणा के आधार पर नमूनों का चयन किया जाता है कि चयनित सामग्री के सभी तत्वों के समान होने की संभावना है। संभाव्यता प्रतिदर्श चयन तकनीक में प्रतिदर्श चयन की कई अलग-अलग तकनीकें सम्मिलित हैं। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि संभावित नमूना चयन का सबसे बुनियादी रूप है और नमूना चयन में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है, क्योंकि यह बहुत आसान विधि है। फिर इसमें आएगा 8 नंबर शोध प्रबंध और शोध लिखने की शैली में होनी चाहिए। इसका आंसर है बी भाषा के अनुप्रयोग में वैज्ञानिकता। व्याख्या में आएगा शोध प्रबंध और शोध लिखने की शैली में भाषा के अनुप्रयोग में वैज्ञानिकता का प्रयोग करना चाहिए। शोध प्रबंध को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रतिभाग विषयात्मक प्रकार से विश्लेषित किया जा सके। अध्ययन अथवा ज्ञान को दूसरों के लिए आग्रह और वैज्ञानिक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसे व्यवस्थित किया जाए। प्रबंध को व्यवस्थित रूप में रखने की शैली ही अनुबंध है। शोध प्रबंध में शोध गुण के साथ प्रबंध गुण का शास्त्रीय वेश भी अनिवार्य है। शोध प्रबंध के 3 उप विभाग होते हैं। बोध प्रश्न पाएगा निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मूल्य के सम सिद्धांत के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य या कीमत विशेषता उस वस्तु के उत्पादन में लगने वाले श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह है कि या तो केवल श्रम ही उत्पादन का एकमात्र कारक है या श्रम को सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान निर्धारित समानुपात में प्रयोग किया जाता है और श्रम
समर समर 10 है, अर्थात केवल एक प्रकार है। चूंकि इन अनुमानों में से कोई भी सही नहीं है। हम तुलनात्मक लाभ को मूल्य के सम सिद्धांत के आधार पर वर्णित नहीं कर सकते। विशेषकर सम उत्पादन का केवल एकमात्र कारक नहीं है और ना ही इसे सभी वस्तुओं के उत्पादन के समान निर्धारित समानुपात में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वस्त्र की तुलना में इस्पात के कुछ उत्पादों को उत्पादित करने हेतु प्रति श्रमिक अधिक पूंजी उपस कर की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त अधिकतर वस्तुओं के उत्पादन में सम पूंजी और अन्य कारकों को एक दूसरे से मिलने की प्राय कुछ संभावना होती है। इसके आगे सम निस्संदेह समर 10 है, परंतु प्रशिक्षण उत्पादकता और दिहाड़ियों के संबंध में इसमें काफ़ी अंतर है। हमें कम से कम सम की विभिन्न उत्पादकताओं को स्वीकार करना चाहिए। वस्तुतः रिकॉर्डों का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत इसी रूप में अनुभाविक आधार पर परखा गया है। किसी भी स्थिति में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत मूल्य के सम सिद्धांत पर आधारित नहीं होना चाहिए, परंतु इसे अवसर विकल्प लागत सिद्धांत के आधार पर वर्णित किया जा सकता है, जो कि स्वीकार्य है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्वयं रिकॉर्डो मूल्य के सम सिद्धांत को नहीं मानते थे और उन्होंने इसका प्रयोग केवल तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को स्पष्ट करने हेतु एक साधारण मार्ग के रूप में किया था। तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को कई बार तुलनात्मक लागत के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। अनुच्छेद के लेखक के अनुसार इसमें आएगा व्याख्या सहित। अनुच्छेद में लेखक के अनुसार सम उत्पादन का केवल एकमात्र कारक नहीं है और ना ही इसे सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान निर्धारित समानुपात में प्रयोग किया जाता है। वस्त्र जैसे उत्पादों हेतु प्रति श्रमिक कम पूंजी उपस कर की आवश्यकता होती है। अवसर लागत तुलनात्मक लाभ का वर्णन करने में मदद कर सकती है। रिकॉर्डों ने तुलनात्मक लागत को केवल मूल्य के सम सिद्धांत को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया है। फिर 10 नंबर मूल्य के सम सिद्धांत का क्या अर्थ है? इसके है व्याख्या सहित। पहला इसका ऑप्शन है डी में है वस्तु मूल्य और सम मूल्य का सीधा संबंध होता है। व्याख्या में आएगा मूल्य के सम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य या कीमत विशेषता उस वस्तु के उत्पादन में लगने वाली श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि या तो केवल श्रम ही उत्पादन का एकमात्र कारक है या श्रम को सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान निर्धारित समानुपात में प्रयोग किया जाता है और समर 10 है और अर्थात केवल एक प्रकार का है। इस प्रकार सीधे शब्द में कहा जाए तो वस्तु मूल्य और सम मूल्य का सीधा संबंध होता है। 11 नंबर रिकॉर्डो सिद्धांत की जांच किसके आधार पर की जाती है? इसकी व्याख्या सहित। रिकॉर्डो सिद्धांत की जांच सम उत्पादकता के विभिन्न स्तर के आधार पर की जाती है। अधिकतर वस्तुओं के उत्पादन में सम पूंजी और अन्य कारकों को एक दूसरे से बदलने की प्राय कुछ संभावना होती है। इसके आगे सम निस्संदेह समर 10 है, परंतु
परंतु प्रशिक्षण, उत्पादकता और दिहाड़ियों के संबंध में इसमें काफ़ी अंतर है। हमें कम से कम श्रम की विभिन्न उत्पादकताओं को स्वीकार करना चाहिए। इस्पात जैसे उत्पादों को इसकी आवश्यकता होती है। इसका है ऑप्शन सी में आएगा अधिक मशीनों की व्याख्या में है कि हम तुलनात्मक लाभ के सम सिद्धांत के आधार पर वर्णित नहीं कर सकते। विशेषकर सम उत्पादन का केवल एकमात्र कारक नहीं है और ना ही इसे सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान निर्धारित समानुपात में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वस्तु की तुलना में इस्पात के कुछ उत्पादों को उत्पादित करने हेतु प्रति श्रमिक अधिक पूंजी उपज कर की आवश्यकता होगी। अतः इस्पात जैसे उत्पादों को अधिक मशीनों की आवश्यकता होती है। 13 नंबर मूल्य के सम सिद्धांत में जब वस्तु के उत्पादन की बात आती है तो सम को शामिल करना कहलाएगा। ऑप्शन इसका बी है। बी में निर्धारित समानुपात व्याख्या में है मूल्य के सम सिद्धांत के अनुसार जब वस्तुओं के उत्पादन की बात आती है तो सम को सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान निर्धारित समानुपात में प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण 14 नंबर कक्षा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी व्याख्या में है महत्वपूर्ण तत्व में आएगा व्याख्या में बी में आएगा अभिव्यक्ति के क्षेत्र। व्याख्या में आएगा अभिव्यक्ति का क्षेत्र किसी भी कक्षा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण तत्व की भूमिका के रूप में होता है। अभिव्यक्ति का क्षेत्र जितना ही उपयुक्त और पूर्व निर्धारित होगा उतना ही संप्रेषण के अर्थ में स्पष्टता और पूर्णता विद्यमान रहेगी। फिर इसमें आएगा 15 नंबर संप्रेषण के संरेखीय मॉडल में अपेक्षित परिणाम है। इसका है डी ऑप्शन। अर्थगत परिशुद्धता व्याख्या में आएगा संप्रेषण के संरेखीय मॉडल के अंतर्गत संप्रेषण क्रिया एक सीधी रेखा में प्रभावित होती है जिसका सबसे अपेक्षित परिणाम यह होता है कि अर्थगत परिशुद्धता बनी रहती है। संप्रेषण मॉडल की निम्नलिखित अवधारणाएं होती हैं। फर्स्ट, यह संप्रेषण की उसी अर्थ में प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व है कि ब्लू प्रिंट एक मकान का प्रतिनिधित्व है। सेकंड है मॉडल ढांचों, ध्येय अथवा प्रचालनों के चिन्हात्मक प्रतीक हैं। संप्रेषण मॉडल के 3 मुख्य प्रयोजन होते हैं। फर्स्ट है वे संप्रेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। सेकंड, संप्रेषण में निहित भिन्नताओं के बीच संबंध दर्शाते हैं। थर्ड है वे संप्रेषण की समस्या को ढूंढने और इनका समाधान करने में सहायक होते हैं। फिर है 16 नंबर में आएगा शिक्षा संप्रेषण से संबंधित समीपस्थ विकास प्रॉक्सी डेवलपमेंट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? ये है ऑप्शन सी में आएगा ले वाइगोत्स्की। व्याख्या में कक्षा संप्रेषण संबंधित समीपस्थ विकास प्रॉक्सी डेवलपमेंट की अवधारणा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ले वाइगोत्स्की द्वारा विकसित की गई। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र का तात्पर्य बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच होने वाले अंतर से है। इसमें है वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। उनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। बालक भाषा की सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। फिर 17 नंबर
प्रभावी वाचिक संप्रेषण मांग करता है इसके है व्याख्या सहित। डी में है ACE। फिर है संप्रेषण मुख्यतः लिखित और वाचिक संदेशों के माध्यम से किया जाता है। वाचिक संप्रेषण के अंतर्गत सूचना संदेशों का स्वरूप मौखिक रूप में होता है, इसलिए इसके स्वरूप में प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन होने की संभावना होती है। अतएव प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु निम्नलिखित बिंदु आवश्यक होते हैं। ए आत्मविश्वास, सी संगत अभ्यास, ई है श्रोताओं को जानना। इसके अतिरिक्त प्रभावी वाचिक संप्रेषण के अंतर्गत बोधनीय व आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तथा संदेशों का प्रस्तुतिकरण शांत भाव से किया जाना चाहिए। 58 नंबर है। यह नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन ए तथा दूसरा का तर्क आर है। अभिकथन ए, कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित दो माध्यम हैं। तर्क आर, इसमें आएगा किसी भी माध्यम से संप्रेषण कूटबद्धकर्ता की अभिव्यक्तियों की मध्यस्थता के बगैर घटित नहीं होता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसकी व्याख्या में दिया गया अभिकथन ए की कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित दो माध्यम है सही है, क्योंकि अंततः छात्र को संदेश या तो लिखित रूप में प्राप्त होता है या मौखिक रूप में। जबकि दिया गया तर्क आर किसी भी माध्यम से संप्रेषण ताकि अभिव्यक्तियों की मध्यस्थता बगैर घटित नहीं होता है। गलत है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब कूटबद्धकर्ता मध्यस्थता की भूमिका में नहीं होती, फिर भी संप्रेषण कार्य संपन्न हो जाता है। फिर अतः स्पष्ट है कि अभिकथन ए सही है, किंतु तर्क आर गलत है। गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति ए और बी दोनों संख्या का औसत 22 है और ए का 60% बराबर बी का 50% है। ए और बी का गुणनफल क्या है? ऑप्शन इसका ऑप्शन में है सी 480। फिर इसकी व्याख्या में आएगा ए और बी दोनों संख्या का औसत 22 है, इसलिए ए और बी का योग बराबर 22 गुना 2 अर्थात ए प्लस बी बराबर 44। फर्स्ट समीकरण। पुनः ए का 60% बराबर है बी का 50%। ए गुना 60/100 बराबर है बी गुना 50/100। 100 से 100 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगी, तो यह आ जाएगा A/B बराबर 5/6 या A अनुपात B बराबर है 5:6। सेकंड समीकरण। माना A बराबर 5 के तथा B बराबर 6 के, तब समीकरण फर्स्ट से 5 के प्लस 6 के बराबर 44 बराबर के इससे 11 चौक 44 के का मान 4। अतः ए बराबर 5x है ना, x का मान वो 5 के था, के का मान रख देंगे इसमें तो 20 हो जाएगा। 20 ए का मान 20 और b बराबर था 6 के, तो 4 रख देंगे, के का मान तो ये हो जाएगा 24। इसलिए ए और बी का गुणनफल है ए और बी बराबर 20 गुना 24 बराबर 480। फिर है 20वां नंबर। बी ए की नानी की इकलौती बेटी है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन बी पुत्री। ठीक है, उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि ए बी की पुत्री होगी और बी ए की माँ होगी। फिर है इसके हैं ये है किसी निश्चित कूट में CREDIT को क्रेडिट को
PGBKR के रूप में लिखा जाता है। इसी कोट में डेबिट को किस रूप में लिखा जाएगा? ऑप्शन सी FCDGB। ये इसमें है सही है ++2 माइनस, ठीक है, ये चलेगी इसमें। फिर इसमें आएगा नेक्स्ट 22, दिए गए क्रम का आगामी पद क्या है? 1D3, 3H5, 5L7 ... दी गई अक्षर संख्या श्रृंखला निम्नानुसार बन रही है, ठीक है। इसमें आएगा 1 से 3, इस बीच में D है तो प्लस हो जाएगा 4, फिर है +2 और 0 +2 0, ये वाली चीज़ सीरीज चलिए से +2 होगा फिर 0 होगी प्लस, अर्थात श्रृंखला के प्रत्येक पद में दोनों अंकों के मध्य में लिखा हुआ अक्षर वर्णमाला क्रम का वह अक्षर है जो दोनों अंकों के योगफल से प्राप्त होता है। फिर 23 नंबर में आएगा। 23 नंबर में यदि A, B का सीधा समानुपाती है, B C का व्युत्क्रमानुपाती है और C D का सीधा समानुपाती है तो इसकी व्याख्या सही आएगा ऑप्शन A D आएगा। इसका व्याख्या में है प्रसंगगत कथानुसार A B का सीधा समानुपाती अर्थात A समानुपाती B, C का व्युत्क्रमानुपाती है अर्थात B व्युत्क्रमानुपाती 1/C तथा C D का सीधा समानुपाती अर्थात C समानुपाती D। उपयुक्त दोनों को एक साथ करने पर उपयुक्त तीनों को एक साथ करने पर A व्युत्क्रमानुपाती C अर्थात A C का व्युत्क्रमानुपाती होगा, A व्युत्क्रमानुपाती D अर्थात A D का व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिर युक्ति युक्त तर्क, इसमें परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार यदि दो प्रतिज्ञप्तियां इस प्रकार से संबंधित हैं कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती जबकि वे दोनों सत्य हो सकती को कहा जाता है। इसका है ऑप्शन बी में आएगा। बी में है ऑप्शन में उप विपरीत। फिर है इसकी व्याख्या में परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार यदि दो प्रतिज्ञप्तियां इस प्रकार से संबंधित हैं कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती जबकि वे दोनों सत्य हो सकती हैं तो इस प्रकार की प्रतिज्ञप्ति को उप विपरीत प्रतिज्ञप्तियां कहा जाता है। जब दो आधार वाक्यों का उद्देश्य और विधेय समान है किंतु उसकी मात्रा भिन्न है तो इसको उपासित के रूप में जाना जाता है। 25 नंबर में आएगा। नीचे दो आधार वाक्य दिए गए हैं जिनके 4 निष्कर्ष हैं, उनके आधार वाक्यों से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है? इसका है आधार वाक्य, ठीक है। फिर इसकी व्याख्या सहित इसमें है क्वेश्चन थोड़ा फर्स्ट में क्वेश्चन में आएगा सभी डायरियां कॉपियां हैं। सेकंड है कोई भी कॉपी पुस्तक नहीं है। निष्कर्ष, अब इसकी व्याख्या में आएंगे सभी दिए गए आधार वाक्यों के अनुसार सभी डायरियां कॉपियां हैं। कोई भी कॉपी पुस्तक नहीं है। कॉपियां डायरियां, सभी डायरियां कॉपियां हैं। अब पुस्तक ना डायरी है ना कॉपियां। उपयुक्त ग्राफ के माध्यम से निम्नलिखित निष्कर्षों को आधार वाक्यों के अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई भी पुस्तक कॉपी नहीं है और डी कोई भी डायरी पुस्तक नहीं है। फिर इसका फिर 26 नंबर एक ऐसा अनौपचारिक तर्क दोष जिसमें युक्ति के निष्कर्ष को किसी एक आधार वाक्य में पहले ही मान लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी दोबारा जाना जाता है? ऑप्शन ए है। इसमें आएगा ABD है। ए में इसमें आ जाएगा व्याख्या में एक ऐसा अनौपचारिक तर्क दोष
जिसमें युक्ति के निष्कर्ष को किसी एक आधार वाक्य में पहले ही मान लिया जाता है को आत्माशयन सर्कुलर आर्ग्यूमेंट तथा आत्मा से दोष के रूप में जाना जाता है। अति निंद्रियम का भी अर्थ इंद्रिय तीत या इंद्रियता से आग्रह नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अर्थ करने पर इंद्रिय के लक्षण में इंद्रिय का प्रवेश हो जाने से आत्मा से दोष हो जाता है। फिर इसमें आ जाएगा 27 नंबर में ऐसा 27 नंबर में ऐसा गुण जो उन सभी में तथा केवल उन्हीं वस्तुओं में विद्यमान है जो उस शब्द में इंगित होती है को कहा जाता है। ऑप्शन बी में आएगा, बी में है बोथ, ए एंड बी दोनों है। इसका है, इसकी व्याख्या में आ जाएगा ऐसा गुण जो उन सभी में तथा केवल उन्हीं वस्तु में विद्यमान है जो उस शब्द से इंगित होती है को शब्द का अभिप्राय और गुणार्थ कहा जाता है। अर्थात शब्दार्थ और गुणार्थ दो ऐसे शब्द हैं जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु के बारे में इंगित किया जाता है। 28 नंबर, भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र की परंपरा के अनुसार अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी है, हेतु एक गौण पद है। भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र की परंपरा के अनुसार अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में लिंग या साधन मध्य पद है। पक्ष एक गौण पद है। थर्ड, साध्य एक प्रमुख पद है, अर्थात हेतु एक गौण पद है। यह पद भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र की परंपरा के अनुसार अनुमान के संदर्भ में सही नहीं है। आंकड़ों की व्याख्या, 5 वर्षों के दौरान 6 देशों के कुल निर्यात करोड़ रुपए में की नीचे की दी गई तालिका पर विचार करें और प्रश्न संख्या 29 से 33 का उत्तर दें। इसमें है ये रहा 29 नंबर। इन 5 वर्षों के दौरान देश ई का औसत निर्यात देश सी के औसत निर्यात इन वर्षों के दौरान से कितना अधिक है? यह ऑप्शन ए 13 सही 7/11%। व्याख्या में आएगा, वर्ष 2008 से 2012 के दौरान देश ई का औसत निर्यात 60 + 50 + 55 + 100 + 110/5 = 75 2008। यह 2008 का, ठीक है। फिर इसमें वर्ष 2008 से 2012 के दौरान देश सी का निर्यात औसत निर्यात 50 55 70 90 + 65/5 = 66। यह सी का इसमें सी का सारा जोड़ दिया। फिर इसमें आ जाएगा अभिष्ट अंतर है, दोनों के अंतर में कर देंगे। अभिष्ट उत्तर 75 - 66 = 9। अतः अंतर का प्रतिशत 9/66 × 100 13 सही 7/11%। फिर 30 नंबर है, यदि वर्ष 2008 में देश एफ और देश डी में आयात अनुपात क्रम से 4:1 और 1:2 है तो उसी वर्ष में देश एफ और डी में कुल आयात करोड़ में कितना है? ये ऑप्शन डी 66। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में वर्ष 2008 में देश एफ का आयात अनुपात है 4:1, अर्थात निर्यात बटे आयात बराबर 4/1। फिर 24 बटे आयात बराबर है
4/1 बराबर है आयात बराबर 6 करोड़। पुण्य वर्ष 2008 में देश टी का आयात अनुपात है 1:2 अर्थात निर्यात बटे आयात बराबर 1/2। फिर 45 बटे आयात बराबर 1/2 आयात बराबर 90 करोड़। अतः वर्ष 2008 में देश एफ और डी में कुल आयात 6 + 90 बराबर 96 करोड़ रुपए। 96 करोड़ रुपए। फिर 31 आएगा, 31 नंबर। वर्ष 2009 से 2011 तक सभी देशों के आयात में कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन इसका बी में आ जाएगा। 38 सही 8/9%। वर्ष 2009 में सभी 5 देशों का कुल निर्यात है बराबर 40 + 25, 25 + 55, 55 + 60, 60 + 50, 50 + 40 बराबर 270 करोड़। वर्ष 2011 में सभी 5 देशों का कुल निर्यात बराबर 45 + 50, 50 + 90, 90 + 15, 15 + 100, 100 + 75 बराबर 375 करोड़। फिर निर्यात वृद्धि बराबर है 375 - 275, 375 - 270 बराबर 105 करोड़ रुपए। फिर अतः निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत है 105/270 गुना 100, ये हो जाएगा 38 सही 8/9%, 9%। फिर इसमें है 32 में आएगा। वर्ष 2012 में सभी देशों को कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ यदि सभी देशों का कुल आयात 385 करोड़ रुपए था? ऑप्शन डी है, डी में आएगा 125 करोड़ रुपए। वर्ष 2012 में सभी देशों का कुल निर्यात बराबर 90 + 100, 100 + 65, 65 + 25, 25 + 110, 110 + 120 बराबर 510 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2012 में सभी देशों का कुल आयात बराबर है 385 करोड़ रुपए। अतः अभिष्ट लाभ बराबर निर्यात माइनस आयात 510 - 385 बराबर 125 करोड़ रुपए। फिर इसमें आएगा, फिर इसमें 33 नंबर है यदि वर्ष 2013 में देश ए का निर्यात देश बी का 2011 में और देश ई का 2010 में किए गए कुल निर्यात से 20% अधिक है तो ए का 2013 में कुल कितना लाभ था यदि इसका उस वर्ष आयात 90 करोड़ रुपए था? इसकी व्याख्या सहित, ठीक है, इसका है सी ऑप्शन सी है। और व्याख्या में देश बी द्वारा वर्ष 2011 में किया गया निर्यात बराबर 50 करोड़ रुपए। फिर तथा देश ई द्वारा वर्ष 2010 में किया गया निर्यात बराबर 55 करोड़ रुपए। अतः दोनों देशों का कुल मिलाकर किया गया निर्यात बराबर 50 + 55 बराबर 105 करोड़। प्रश्न अनुसार वर्ष 2013 में देश ए का निर्यात बराबर दोनों देशों के कुल निर्यात का 120% बराबर 105 गुना 120/100 बराबर 126 करोड़ रुपए और वर्ष 2013 में देश ए का आयात बराबर 90 करोड़ रुपए। अतः देश ए का वर्ष 2013 में कुल लाभ बराबर 126 - 52 बराबर ये है 34 करोड़ रुपए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। फिर 34 नंबर है शोध में निम्नलिखित ICT में से किसका अनुप्रयोग वांछित सूचना का व्यापक प्रसार और पहुंच को सुनिश्चित करेगा? ऑप्शन बी है WAN। इस व्याख्या में आएगा शोध में WAN का अनुप्रयोग वांछित सूचना का व्यापक प्रसार और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के रूप में WAN का प्रयोग किए जाने से शोध के अंतर्गत सूचना एवं संबंधित जानकारी का आदान प्रदान सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। WAN का पूरा वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो LAN और MAN
MAN की तुलना में अधिक क्षेत्र को आच्छादित कर सूचना को संप्रेषित करता है। फिर 35 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। फिर व्याख्या में आएगा, व्याख्या में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1988 से हुई। प्रति वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फिर ने 36 नंबर शोधित तथ्य है, जबकि शोधित अर्थपूर्ण आंकड़ा है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में डाटा शोधित तथ्य, जबकि सूचना शोधित अर्थपूर्ण आंकड़ा है। दूसरे शब्द में सभी सूचना डाटा हो सकती है, किंतु सभी डाटा सूचना नहीं हो सकती। अर्थात जब उपलब्ध डाटा को पूरी तरह से वर्गीकृत एवं विश्लेषित कर लिया जाता है तो वह सूचना का रूप लेता है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है। ऑप्शन सी है, सी में आएगा हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली हार्ड डिस्क एक ऐसी संग्रहण युक्ति है जो सर्वाधिक डाटा को संग्रहित करती है। हार्ड डिस्क को सी ड्राइव के रूप से भी जानते हैं। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी और स्थायी डाटा स्टोरेज डिवाइस है। यह मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टच क्यू का पालन करके डाटा को संग्रहित करता है। विभिन्न प्रकार के हार्ड डिस्क के डाटा ट्रांसफ़र और डेटा को भंडारण करने की अवधि अलग अलग होती है। इसके आधार पर ये 2 प्रकार का होता है, पार्ट ड्राइव्स, साटा ड्राइव्स। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम से किस प्रकार से जुड़ा होता है, इसके आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। इंटरनल हार्ड डिस्क, यह हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम से किस प्रकार से जुड़ा होता है, इसके आधार पर भी यह 2 प्रकार का होता है, इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर 38 में आएगा, 38 में यह VDU निम्नलिखित में से किसका संक्षेपित नाम है। ऑप्शन सी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट का संक्षेपित रूप है। इसे मॉनिटर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। VDO CRT का प्रकार मॉनिटर है जिसमें मुख्य भाग कैथोड रे ट्यूब होता है, जिसे सामान्यतः पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। CRT तकनीकी सस्ती होती है और उत्तम रंग में आउटपुट प्रदान करती है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड किरणों को उत्सर्जित करता है। CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोटिंग की जाती है, इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर चित्र या लेआउट दिखाई देता है। रंगों के आधार पर मॉनिटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है यह मोनोक्रोम या सिंगल कलर डिस्प्ले ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित। फिर इसमें आएगा सेकंड है ग्रे स्केल मॉनिटर, अधिकतर लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाला मॉनिटर। फिर है थर्ड नंबर रंगीन मॉनिटर या RGB मॉनिटर, उच्च रेजोल्यूशन ग्राफिक्स प्रदर्शन करने में सक्षम मॉनिटर। मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। CRT मॉनिटर, यह फ्लैट पैनल मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। फिर 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो
आंकड़ों को संग्रहित करती है और उनमें जोड़ तोड़ करती है, जिन्हें भौगोलिक दृष्टिकोण अथवा सांदर्भिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। ऑप्शन बी है भौगोलिक सूचना प्रणाली। व्याख्या में आएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली जीटीएस एक कंप्यूटर पर आधारित प्रणाली है जो आंकड़ों को कैप्चर करने, स्टोर करने, विश्लेषण करने तथा उनमें जोड़ तोड़ करने व मैनेज एवं प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जीआईएस एप्लीकेशन ऐसा टूल है जो अंतिम यूजरों को स्थानिक क्वेरी विश्लेषण, स्थानिक डेटा में सुधार करने और हार्ड कॉपी मैप बनाने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टारगेट एरिया की मैपिंग की जाती है। इसके बाद प्राप्त डाटा के माध्यम से ऑफिस में बैठे ही उस संपूर्ण क्षेत्र की सटीक जानकारी हासिल कर ली जाती है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग अर्थ साइंस, कृषि, डिफेंस, न्यूक्लियर साइंस, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानर, मैपिंग, मोबाइल आदि क्षेत्रों में हो रहा है। जीआईएस के मुख्य सॉफ्टवेयर ICWIS, IDRISI, ARCGIS इत्यादि हैं। लोक विकास और पर्यावरण 40 नंबर है। भारत में लगभग कितनी भूतापीय विद्युत की संभाव्यता है? इसकी व्याख्या में आएगा ए में आएगा जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और एक स्वच्छ ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने संकल्प लिया कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन के लिए हमारी 40% स्थापित क्षमता स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा से 10 गीगावाट और 10 गीगावाट सौर छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता हासिल है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। भारत देश में 31 अक्टूबर 2018 तक कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी इस प्रकार है। इसका है स्रोत स्थापित क्षमता गीगावाट प्रतिशत, तापीय है 21.76 गीगावाट, 63.84%, नाभिकीय है 6.78 गीगावाट, फिर 1.95%, फिर पनबिजली है 45.48 गीगावाट, फिर है ये है 13.09%, फिर है इसमें नवीकरणीय यह 73.75 गीगावाट, फिर कुल 21.12%, फिर कुल मिलाकर 347.37 गीगावाट बराबर 100%। नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं करते हैं। फिर तर्क आर में आएगा प्राकृतिक आपदाएं समाज और अन्य समुदायों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। उपरोक्त दोनों कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसकी व्याख्या सहित आएगा। व्याख्या सहित इसमें है डी, इसमें है प्रश्नगत अभिकथन प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं करते हैं। गलत है। एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम है। जोखिम का
परिणाम है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जो कि मानव गतिविधियों को होता है। मानव दुर्बलता को उचित योजनाओं और आपातकालीन प्रबंधन का अभाव और बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जबकि तर्क आर प्राकृतिक आपदाएं समाज और अन्य समुदायों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते। सही है, क्योंकि जब भी प्राकृतिक आपदा आती है वह अमीर गरीब, ऊंच नीच और छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करता, सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। पहले से ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप इसमें है व्याख्या में आएगा। व्याख्या ध्वनि प्रदूषण के परिणाम रूप अनिद्रा, वाक रुद्धता, रक्तचाप में वृद्धि, श्वसन सीमा में बदलाव, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण मेटाबॉलिक उपापचय क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण एड्रेनल हार्मोन्स का स्राव भी बढ़ जाता है, जिससे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, जिससे जन क्षमता भी कम हो जाती है। फिर 43 निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक कक्ष दुर्ग सामक रूप डायोडोरा राइजर्स से पैदा होते हैं। फिर डी में आएगा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक व्याख्या में आएगा। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वायु प्रदूषक कक्ष दुर्ग सामक से पैदा होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन के रासायनिक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वायु प्रदूषक कक्ष दुर्ग सामक से पैदा होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कहा जाता है। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। फिर 44 क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 औद्योगिकृत और यूरोपीय समुदाय के देशों के द्वारा हरित गृह गैस उत्सर्जन के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि क्या थी? सी है 2008-2012। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 औद्योगिकृत और यूरोपीय समुदाय के देशों द्वारा हरित गृह गैस उत्सर्जन के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से 2012 तक थी। क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में स्वीकार किया गया था तथा इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से 2012 तक थी। अपनी दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2012 से अपनाया गया था, लेकिन केवल 65 देशों ने अब तक दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2013-2020 की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनत्व ऐसे मात्रा पर स्थितिशील रखना है जिससे मनुष्य जीवन द्वारा हवा प्रणाली में कोई हानिकारक रुकावट ना पड़े। फिर है उच्च शिक्षा प्रणाली एवं शासन प्रणाली। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम महाविद्यालय स्तर के शिक्षण कार्यक्रमों हेतु परिणाम आधारित पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करता है। इसमें व्याख्या में आएगा बी महाविद्यालय स्तर के शिक्षण कार्यक्रमों हेतु परिणाम आधारित पाठ्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है। वांछित अधिगम परिणाम, विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम, आकलन और मूल्यांकन। फिर इसमें है 46 नंबर उच्च शिक्षा के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में डी में आएगा उच्च शिक्षा के संबंध में विश्व व्यापार संगठन WTO की वार्ता में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई। फर्स्ट है शिक्षा को व्यापार के रूप में, शिक्षा को वस्तु के रूप में, उच्च शिक्षा में सरकारी क्षेत्र का निष्क्रमण। भारत सरकार ने उच्च शिक्षा उपक्षेत्र के बाजारीकरण के लिए अगस्त 2005 में ही विश्व व्यापार संगठन के समक्ष प्रस्ताव रखा था। यह 47 से हिपा उच्चतर शिक्षा वित्तीय अभिकरण की स्थापना के पीछे
भारतीय सरकार का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें आएगा हिपा अर्थात उच्च शिक्षा वित्तीय अभिकरण HEFA हिपा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की स्थापना के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख संस्थाओं की अवसंरचना में सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2 सितंबर 2000 हिपा अर्थात उच्च शिक्षा वित्तीय अभिकरण हिपा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की स्थापना के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख संस्थानों की अवसंरचना में सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए एक उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी हिपा के गठन का निर्णय लिया। 48 सामुदायिक महाविद्यालयों में प्रावधान है बी। यह समवर्ती प्रवेश व्याख्या में सामुदायिक महाविद्यालयों में समवर्ती प्रवेश का प्रावधान है। सामुदायिक महाविद्यालयों का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान के रूप में हुआ। सामुदायिक महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इन महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया समवर्ती होती है। आज के वैश्वीकरण, उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह जरूरी है कि सभी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध हो ताकि छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार उपलब्ध हो सके। सामुदायिक महाविद्यालयों की अवधारणा समाज के कमजोर वर्गों की प्रतिभाओं को अब सामने लाने में सहायक सिद्ध हो रही है। नीचे 2 कथन दिए गए, पहला अभिकथन ए है और दूसरा कथन तर्क आर के रूप में है। अभिकथन ए में आएगा उच्च शिक्षा को सरकार द्वारा प्राथमिकता नहीं दिया जाना, इसे सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किए जाने से जुड़ा है। तर्क आर इस संबंध में मुक्त उद्यम प्रणाली का दबाव अपने शैक्षिक बाजार को विस्तार देने का प्रयास है। उपर्युक्त 2 कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसकी है व्याख्या में दिए गए अभिकथन में उस शिक्षा को सरकार द्वारा प्राथमिकता नहीं दिया जाना, इसे सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किए जाने से जुड़ा है। सही है, क्योंकि यदि सरकार इसका वित्त पोषण करती है तो निश्चित ही उच्च शिक्षा उसकी प्राथमिकता का विषय होगा। यह सरकार ही नहीं अपितु मानव स्वभाव है कि जिसे वह प्राथमिकता देता है उसे सदैव अग्रतर रखती है। तर्क आर इस संबंध में मुक्त उद्यम प्रणाली का दबाव अपने शैक्षिक बाजार को विस्तार देने का प्रयास है। सही है, और अभिकथन की व्याख्या करता है। 50 नंबर में आएगा। 50 नंबर में ऐसे संस्थान जो मान्यत विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करना चाहते हो को न्यूनतम कितने वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए? ऑप्शन सी 20 वर्ष। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से जारी यूजीसी मान्यत विश्वविद्यालय संस्थान नियमन 2018 के अनुसार नए संस्थान के लिए स्थापना से पहले डीम्ड विश्वविद्यालय को स्पॉन्सर करने वाली संस्था को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR यूजीसी को सौंपनी होगी। इस DPR में 15 वर्ष की कार्य योजना और 5 वर्ष की क्रियान्वयन योजना अर्थात कुल मिलाकर 20 वर्षों की योजना का रिपोर्ट देना होगा।
यूजीसी द्वारा स्थापित विशेषज्ञों की एक समिति इस रिपोर्ट को देखेगी। समिति से सकारात्मक रिपोर्ट मिलने पर यूजीसी इसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज देगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शर्तें इस प्रकार होनी चाहिए। फर्स्ट, 25% छात्रों के लिए कम से कम छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए। सेकंड, 50% छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा होनी चाहिए दर्जा मिलने के बाद 5 साल के भीतर। थर्ड, प्रति छात्र कम से कम 30 वर्ग मीटर का निर्माण क्षेत्र होना चाहिए। फोर्थ, संस्थान के पास पूरी जमीन कम से कम 30 वर्ष के लिए फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए। फिफ्थ है, संस्थान के पास कम से कम 40 करोड़ रुपए का कॉपर फंड होना चाहिए।